बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में। आज मैं आपको डिजिटल कंप्यूटर और उसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी और वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी चीज़ है जिसको हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन यूनिट के तौर पे यूज़ करते हैं, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके देता है। सिस्टम इस तरह का होता है कि जो आपको फीडबैक देता है, जो आप उसको इनपुट देते हो तो वहाँ से आपको आउटपुट कैलकुलेट करके देता है। अब वो आपको बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में आउटपुट देगा, वो ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में होती है। इसकी एग्जांपल में आप डेस्कटॉप पीसीज़ और टैबलेट्स वगैरह, स्मार्टफोन्स वगैरह, हैंड हेल्ड डिवाइसेस जितनी भी होती हैं उनके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, जो कि डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाती हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर्स के बाद अगर मैं बात करूं तो डिजिटल कंप्यूटर्स में तीन तरह की चीज़ें होती हैं। अब वो तीन तरह की चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं? वो इनपुट हो सकती है, वो प्रोसेसिंग हो सकती है और वो आउटपुट हो सकती है। अब मैं वन बाय वन आपको इनके बारे में बताता हूँ कि इनपुट क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है और आउटपुट क्या होती है। इनपुट बेसिकली वो डाटा होता है जो कि आप उसको दे के आप उससे कोई ना कोई चीज़ आउटकम लेना चाहते हो, आप उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट लेना चाहते हो। तो जो भी आप इनपुट दोगे उसी को उसने आगे प्रोसेस करना है। अब प्रोसेसिंग क्या होगा, वो प्रोसेसिंग बेसिकली आपने जो कमांड्स दिए हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं डाटा की फॉर्म में, उसने उनको यूटिलाइज़ करना है। उनको यूटिलाइज़ करने के बाद उसी का आउटपुट बना के आपको दे देना है। तो आउटपुट वो रिज़ल्ट होगा, वो आउटकम होगा जो कि आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि आपने उसको इनपुट की फॉर्म में दिया था। तो इनपुट वो चीज़, वो डाटा जो आपने उसको दिया कंप्यूटर्स को, और उसने इंफॉर्मेशन वहाँ से प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग करने के बाद उसने उसका आउटपुट निकाला और आउटपुट वो आपको रिज़ल्ट की फॉर्म में किसी भी शेप में मिल सकता है। वो टेक्स्ट भी हो सकती है, वो आपका डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, वो किसी भी तरह से हो सकता है। अगर टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करें तो चार तरह की बेसिकली टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर हैं, जो कि बेस करती हैं उनके साइज़ के ऊपर और उनके मॉडल्स के ऊपर। मतलब जो भी यूनिट आप यूज़ कर रहे हो तो उसका साइज़ क्या है और उसका मॉडल कौन सा है, तो उसकी बेस पे चार तरह के माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स, ये चारों टाइप्स हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की। अगर मैं फर्स्ट वन की बात करूँ कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा सीपीयू समझ ले जैसा होता है, जैसे आम रूटीन का सीपीयू होता है। ये बेसिकली वैसे का वैसे ही होता है और इसके अंदर आप इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट भी यूज़ करते हो, एक माइक्रो प्रोसेसर भी यूज़ करते हो, और ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। ये स्मॉल साइज़ में भी हो सकता है और इसके अंदर सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती है। और इनपुट आउटपुट आप जो उसको सर्किट देते हो, इनपुट आउटपुट भी होता है, मेमोरी भी इसके अंदर यूज़ होती है, जो कि प्लेस की जाती है एक सिंगल प्रिंटिंग बोर्ड पीसीबी के ऊपर। तो ये 1970s और 1980s के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये मोर एफिशिएंट माइक्रो प्रोसेसर थे जो कि शुरू में यूज़ किए गए थे। और इसी के अंदर आप अगर देखें तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली यूज़ हो रहा था ना, तो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर इन साइज़, तो ये भी स्मॉलर इन साइज़ हो सकता है और ये होते भी स्मॉलर इन साइज़ थे। स्मॉलर इन साइज़ होने की वजह से ये इतने एक्सपेंसिव भी नहीं थे। और इसके अंदर भी सीपीयू, आम रूटीन के जो कंप्यूटर्स के अंदर सीपीयू होता है, इसमें भी वही सीपीयू यूज़ होता है। अब इन माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर जो है ना, लिमिटेशन ये थी कि ये माइक्रो कंप्यूटर्स बेसिकली लिमिटेड थे डाटा बिलिंग के अंदर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, टेक्स्ट एडिटिंग के अंदर, तो सारे के सारे वहाँ पे लिमिटेड यूज़ होते थे। तो इस तरह से वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से एम्प्लॉयज़ को फुल टाइम के लिए रिक्रूट करके हम उनको हटा दें और इनको यूज़ कर लें। तो वो इसको इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वो अगर उनको फुल टाइम के लिए ना भी रखें तो भी ये सारे का सारा काम कर सकता हो। तो उनकी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, गेम जितने भी आप कंसोल्स यूज़ कर रहे हैं, नोटबुक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे आम रूटीन के जो सेल फोन्स हैं, पॉकेट कैलकुलेटर्स हैं, ऑटोमोटिव एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, तो ये सारे के सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ होते हैं। क्योंकि वो लिमिटेड वर्क के लिए यूज़ किए जाते थे, हम कह सकते थे कि उनको एम्प्लॉयज़ की बनिस्बत इनका काम सही था, तो इसलिए इनको यूज़ किया गया था। फिर आप अगर इनकी शेप की बात करें तो ये देखिए, इनके अंदर सीपीयू भी है, जैसे आम रूटीन में कंप्यूटर्स के अंदर होता है। डेस्कटॉप शेप इसकी भी है और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसका कीबोर्ड, माउस वगैरह, वो सारे के सारे सिस्टम जो आम रूटीन के कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं,
यहाँ पे भी वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। सो अगर सेकंड कंप्यूटर्स की मैं बात करूँ तो वो होते हैं मिनी कंप्यूटर्स। अब मिनी कंप्यूटर्स के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, तो ये कंटेन करते हैं एक से ज़्यादा प्रोसेसर। अब जब इसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं तो हम इनको मल्टी प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये काम मल्टी प्रोसेसिंग के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। इसके जितने भी प्रोसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा एट अ टाइम कर रहा होता है। तो इनको हमने यूज़ किया था आर्डर प्रोसेसिंग के लिए, फ़ाइल प्रोसेसिंग के लिए और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब ये कंप्यूटर्स जो है ना इतने ज़्यादा साइज़ के अंदर लार्ज नहीं होते, लेकिन इनकी फ़िज़िकल डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो बड़ी स्मॉल है, लेकिन इनका काम जो है ना फंक्शंस और कैपेबिलिटीज़ ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। तो ये बड़ा काम तेज़ी से भी कर सकते हैं, साथ के साथ फ़िज़ीक इनकी छोटी होने की वजह से ये ईज़ी टू कैरी होते हैं और काम भी इनके प्रोसेसिंग भी इनकी बड़ी तेज़ी के साथ और बहुत ज़्यादा होती है। तो इनकी एबिलिटी ये है कि ये मल्टी प्रोसेसिंग भी होते हैं और स्मॉलर इन साइज़ भी आप इनको कह सकते हो। सो अगर मिनी कंप्यूटर्स के बारे में मज़ीद देखा जाए तो मिनी कंप्यूटर्स एक ऐसी मशीन होती है जो कि माइक्रो कंप्यूटर से लार्जर होती है, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्मॉलर इन साइज़ होती है। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में आगे आपको बताता हूँ। मिनी कंप्यूटर्स जो है ना ये ज़्यादातर बिज़नेस और साइंस के पर्पसेस के लिए यूज़ किए गए थे। शुरू में इनको इसीलिए यूज़ किया गया था, जो बिज़नेस और साइंस के पर्पसेस हो वहाँ पे यूज़ किया गया था। और इसके बाद जो है ना IBM ने 1960s के मिड के अंदर इस तरह का एक सिस्टम बना लिया था, एक मशीन बना ली थी जो कि माइक्रो कंप्यूटर थी। अब अगर इनकी टाइप्स की बात की जाए तो उसमें फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आ जाते हैं, लैपटॉप आ जाते हैं, नोटबुक वगैरह, हाइब्रिड टैबलेट्स वगैरह, स्मार्टफोन्स वगैरह। तो ये सारे की सारी टाइप्स ऑफ मिनी कंप्यूटर बिकॉज दे आर स्मॉलर इन साइज़। सो अगर एप्लीकेशन ऑफ मिनी कंप्यूटर्स की बात की जाए तो उनके अंदर मैंने पहले आपको बताया कि ये जो है ना बिज़नेस और साइंस के अंदर यूज़ होता है। तो बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनको हम मेडिकल सिस्टम्स के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं। जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ये मेडिकल सिस्टम्स के अंदर भी यूज़ होते हैं, क्योंकि एट अ टाइम उन्होंने साइमल्टेनियसली जो है ना डिफरेंट यूज़र्स को असिस्ट करना होता है कि किसी भी तरह से डिफरेंट यूज़र एट अ टाइम अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो वो आराम से इसको यूज़ कर सकें। और इनको हम मिड रेंज सर्वर्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो इनकी एप्लीकेशन में यही चीज़ें आ सकती है कि बिज़नेस, साइंस और इस तरह से मेडिकल फील्ड के अंदर और मिड रेंज जो आपके सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं तो उनमें भी ये मिनी कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये मिनी कंप्यूटर्स के बारे में था, क्योंकि ये स्मॉलर इन साइज़ होते हैं और इस तरह से इनका मल्टी प्रोसेसिंग भी होते हैं। थर्ड टाइप जो है ना वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूजुअली क्या होते हैं, मैसिव कंप्यूटर हैं, क्योंकि ये लार्जर इन साइज़ होते हैं और इनका काम ये होता है कि इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ़ डाटा को इंटरप्रेट करना होता है। सो इनको हम हाईली एक्यूरेट कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो एक्यूरेसी आती है वो हाई आती है। इस तरह से हाई एक्यूरेसी की वजह से हम इनको कह सकते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज़ कर रही हैं वो इसलिए यूज़ करती है क्योंकि इनका डाटा जो है ना हाई लेवल का हो, इन्होंने इंटरप्रेट करना होता है। तो वो जो सर्वे कंडक्ट कराते हैं या उन्होंने अगर कस्टमर्स फिगर्स के बारे में जानना हो तो वो इस तरह के डाटा प्रोसेसिंग के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी एक मशीन की तरह ही होता है जो मशीन प्रोसेसिंग कर रही होती है, लेकिन इसका जो हाई रेट होता है वो इसको ज़्यादा एक्यूरेट बनाती है, क्योंकि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं ये ज़्यादातर क्या होते हैं, हाईली एक्यूरेटेड होते हैं। सो हम इनको कह सकते हैं कि इनकी एक्यूरेसी की वजह से जितनी भी कंपनीज इसको यूज़ कर रही हैं वो अपनी हाई डाटा की मैनिपुलेशन करवाने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अपनी सारी की सारी जितनी भी कंपनीज़ का अपना काम होता है। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये माइक्रो कंप्यूटर्स की निस्बत जल्दी से अपनी कंप्यूटेशन कर सके। जो भी उन्होंने कैलकुलेशंस करनी है तो वो माइक्रो कंप्यूटर्स की निस्बत जल्दी कर सकता है, बट इसकी जो पावर होती है कंप्यूटेशन वाली वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर की निस्बत इनकी जो मैनिपुलेशन पावर है वो लेस होती है। और इनका की फोकस जो है ना बेसिकली होता है परफॉर्मेंस ऑफ रेट के ऊपर। परफॉर्मेंस ये चीज़ होती है कि वो किस रेट के साथ अपनी डाटा की मैनिपुलेशन करके आपको दे रहा है। अब इनके अंदर दो तरह के प्रोसेसर यूज़ होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर दो तरह के प्रोसेसर, एक होता है मेन प्रोसेसर और दूसरा प्रोसेसर होता है सैप, जिसको हम कहते हैं वो है प्रोसेसर सिस्टम असिस्टेंस। अब उसका काम ये होता है कि जो भी डाटा आपका मैनिपुलेट करना है वो तो करना है आपके मेन प्रोसेसर ने। जब मेन प्रोसेसर आपको डाटा मैनिपुलेट करके देगा तो उसके बदले में आगे आपने उसको सेंड तो करना है कहीं ना कहीं।
तो वो जो डाटा ट्रांसफरिंग करनी है वो आपका सैप प्रोसेसर है, उसके अंदर वो हेल्प करता है। सैप प्रोसेसर का काम हम ये कह सकते हैं कि सैप प्रोसेसर का काम ये होता है कि उसने जो डाटा मैनिपुलेट हो गया, मेन प्रोसेसर ने डाटा मैनिपुलेट कर दिया, उसको ट्रांसफ़र करना है। सो ये आप उसकी शेप भी देख सकते हैं कि ये लार्जर इन साइज़ भी हैं, और मेडिकल फील्ड के अंदर या इस तरह की कंपनीज़ की जो भी हैं वो इनको यूज़ कर सकती हैं और वो अपना डाटा मैनिपुलेट करती हैं, बट लार्जर इन साइज़ होते हैं। अब अगर इनके एडवांटेजेस की बात करें तो इनका एडवांटेज ये है कि क्योंकि मैंने कहा ना कि ये बेसिकली एक्यूरेट होते हैं, तो इनका फास्ट टाइम होता है अपनी डाटा की मैनिपुलेशन करने में, और इस तरह से स्टिमुलाई भी होते हैं जो कि इसको फास्टली एक्ट करवा रहे होते हैं, इसकी मैनिपुलेशन करवा रहे होते हैं, तो वो फास्टली कराना होता है। तो स्टिमुलाई का काम भी यही होता है कि उसने रिएक्शन को फास्ट कराना होता है, तो ये भी मैनिपुलेशन जो है ना वो फास्ट अप हो जाती है। इस तरह से इसके अंदर एक बैकअप सिस्टम होता है कि अगर किसी भी तरह से आपका कंप्यूटर किसी भी हवाले से डैमेज हो सकता है, अगर वो सिस्टम डैमेज हो जाए तो बाकी उस कंपोनेंट को लॉस करने को वो मतलब क्या कर सकता है, बैकअप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और आपका बाकी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता, और इस तरह से ये आप ट्रस्टफुल भी इसको कह सकते हैं। बट मेन डिसएडवांटेजेस इसके कुछ हैं, वो ये हैं कि ये ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स के तौर पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आम रूटीन में हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम इसको वैसे का यूज़ नहीं कर सकते। इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो एक स्पेसिफ़िक होता है, तो स्पेसिफ़िक ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वजह से ये कॉस्टली भी होता है और इसकी हाई रेट भी होता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। इसको हम इकोनॉमिक यूजेस जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह होती हैं उनको अंदर यूज़ करते हैं। और ये जो है ना सुपर कंप्यूटर की निस्बत अगर कोई टफ़ किस्म की सॉल्यूशंस चाहिए हों आपको, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हों, ऐसे इश्यूज़ हों जो कि आम रूटीन के कंप्यूटर्स नहीं कर सकते, अगर वो प्रॉब्लम कुछ टफ़ है तो ये भी जो है ना सुपर कंप्यूटर की तरह सुपर कंप्यूटर तो कर सकता है, बट जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है वो इनको इंटरप्रेट नहीं कर सकता, वो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। सो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है इसके डिसएडवांटेजेस में ये चीज़ भी आती है कि ये टफ़ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, इकोनॉमिक में यूज़ होता है सिर्फ क्योंकि इसका काम लिमिटेड होता है, इसका एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये कुछ कॉस्टली होते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि ये थोड़े से लिमिटेड होते हैं। फोर्थ टाइप जो है ना वो सुपर कंप्यूटर्स की है। सुपर कंप्यूटर जो है ना एफिशिएंट प्रोसेसर टाइप्स हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर के अंदर अगर हम बात देखी जाए सुपर के वर्ड की, तो ये वर्ड जो है ना ये टर्म इसलिए यूज़ होगी जहाँ पे स्पीड की बात होगी, तो ये हाईली स्पीड होते हैं, इनका काम जो है ना हाई स्पीड साइंस के अंदर और इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के अंदर होता है, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन विद इन अ फ्यू सेकंड्स विद इन अ लिमिटेड टाइम के अंदर आपको वो सारी की सारी इंटरप्रिटेशन करनी होती है। So physical limit of the circuit technology has shown to be most common in supercomputers during 1990s। तो 1990 के अंदर इसको यूज़ किया गया था और उसके बाद से ये यूज़ होते आ रहे हैं। इनका काम जो है ना बेसिकली आप वेदर क्लाइमेट वगैरह के अंदर बता सकते हैं, और इस तरह से आपने कॉस्मोस एवोल्यूशन बताना और रिएक्टर्स वगैरह के बारे में बताना और न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, या कोई केमिकल रिएक्शन अगर आपने कराना हो जैसे ड्रग्स वगैरह बना रहे होते हैं तो वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और सुपर कंप्यूटर्स इन्हीं चीज़ों के अंदर यूज़ होते हैं, मतलब सुपर कंप्यूटर का काम आपको वेदर अपडेट्स देना, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बताना, कॉस्मोस एवोल्यूशन के बारे में बताना, और इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस कंपोनेंट बना रहे हैं तो वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।